Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वर्ब्स। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी समझा है कि हमारे वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स यानी कि डूइंग वर्ड्स। जब भी हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे वर्ब का नाम देते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग। तो यहाँ पर टीचिंग और स्टडिंग बनेगा हमारा वर्ब। तो पहले आएंगे हमारे कुछ प्रेप टाइम एक्सरसाइज जो मैं चाहूंगी कि आप करें आपके क्लासमेट्स के साथ अटेम्प्ट। और अब देखते हैं ये वर्ब क्या होता है डिटेल में। सो अ वर्ब इज अ वर्ड that describes what the subject of a sentence is doing। यानी कि ये जो subject है ना, ये कर क्या रहा है, is doing। Verbs can indicate physical or mental actions, occurrences and state of being। यहाँ पर स्टूडेंट हमने बात करा है फिजिकल या मेंटल एक्शंस की, कोई भी काम होने की occurrences या फिर states of बीइंग की। यहाँ पर अब बाकी सब तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये मेंटल एक्शन क्या है, जैसे कि आई एम थिंकिंग अबाउट अ पिकनिक। तो यहाँ पर मेरा जो एक्शन है वो सिर्फ मेंटली हो रहा है, मैं सिर्फ सोच रही हूँ, लेकिन वो भी एक एक्शन है। चलिए देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। ही प्लेड हॉकी, तो ये एक एक्शन है जो उसने उस गेम को खेलने के लिए परफॉर्म किया है। ही इज लाफिंग, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो हंस रहा है। इट रेन्ड येस्टरडे, तो ये हो गई एक अकरेंस, एक हैपनिंग जो हमारे आसपास हुई है। इट स्नोड अ लॉट दैट विंटर, उन सर्दियों में बहुत ज्यादा स्नो हुई थी, तो ये भी एक अकरेंस या इवेंट एक ही बात है। देन आई रोट अ स्टोरी, यह एक एक्शन और ही अपीयर्स सैटिस्फाइड, कि वो काफी सैटिस्फाइड नजर आ रहा है, खुश नजर आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो आज जो हम नया पढ़ेंगे वो है इन्हीं वर्ब्स के टाइप्स। सबसे पहले आते हैं हमारे एक्शन वर्ब्स, जिसके दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर आते हैं लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये है हमारी 6 टाइप्स ऑफ वर्ब्स जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे action verbs। An action verb is a verb that expresses something that a person, animal, object or process in nature such as storm can do rather than expressing a state of being। यानी कि हमारे आसपास चाहे तो कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, कोई एनिमल हो या खुद नेचर ही क्यों ना हो, अगर वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा एक एक्शन वर्ब बनेगा। जैसे नेचर में स्नो होती है, रेन होती है, स्टॉर्म्स भी होते हैं, तो ये भी हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वी ट्रैवल टू स्पेन लास्ट समर, तो हमने क्या करा था, ट्रैवल करा था। माई ग्रैंडफादर वॉक्स विद द स्टिक, मेरे ग्रैंडफादर एक स्टिक की हेल्प से वॉक करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ट्रेन अपने समय पर आ गई। तो ये थे हमारे कुछ एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। हमारे एक्शन वर्ब्स 2 तरीके के होते हैं। कौन से? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है? तो पहले आते हैं हमारे
Transitive verbs. Transitive verbs are action verbs that transfer their action to another noun. यानी कि ये वो वाले एक्शन वर्ब्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं अपना खुद का एक्शन टू अनदर नाउन. This second noun is called a direct object which receives the action from the transitive verb. यानी कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है अपना एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब से. जैसे कि द टीचर टॉट अ लेसन. तो अ लेसन ने रिसीव करा है. अ लेसन रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम टॉट. तो हमारा यहाँ पर जो लेसन है उसको हमने लाइवली यानी कि उस वर्ड में जान कहाँ से आई है? वर्ड टॉट में से आई है. वैसे ही वी ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ nachos. हमने ऑर्डर करा है एक प्लेट ऑफ nachos. तो अब इन प्लेट ऑफ nachos को किसने जान दी है? किसने मीनिंग दिया है? ऑर्डर्ड ने, जो कि एक एक्शन है यहाँ पर. सुजैन हेल्प्ड मिशेल मूव. तो अब मिशेल को वो एक्शन, वो मूवमेंट कहाँ से मिली है? वर्ड हेल्प से. तो ये बनेगा हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ we'll talk about intransitive verbs. An intransitive verb is a verb that doesn't require a direct object. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता. That is a noun, pronoun or a noun phrase to indicate the person or thing acted upon. यानी कि हमको यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पर हमारा कॉन्वर्जेशन उसके बिना ही कंप्लीट हो जाता है. जैसे कि पारुल इज लीविंग, अरमान chews लाउडली, अदीफा वॉक थ्रू द पार्क. तो इन सभी सेंटेंसेस में हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. यस. सो अब आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स. नाउ लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट. यानी कि ये डिस्क्राइब तो नहीं करते जो सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म करा है. इंस्टेड दे एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी कि ये खुद में ही एक ऐसा वर्ड होता है जो कोई एक्शन तो नहीं डिनोट करता, लेकिन वो लिंक करता है हमारे सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को. जैसे कि आई एम 13 years old. तो यहाँ पर हमारा एम जो है वो आई और 13 years old को लिंक कर रहा है, साथ में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है. और वैसे ही she seems sad today. तो यहाँ पर seems ने जोड़ा है हमारे she और sad today को. And then this place looks like a mess. तो look ने भी हमारा यहाँ पर क्या करा है? लिंक करा है सब्जेक्ट और remaining part of the sentence को. Now here are some examples of linking verbs. हमारे सामने है कुछ एग्जाम्पल्स इन्हीं लिंकिंग वर्ब्स के. जैसे कि इज एम आर, यह है स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जाम्पल हो गया द स्काई इज ब्लू, द रोजेस आर रेड, आई एम प्रिटी. वॉज वर, ये बताते हैं हमारी एक पास्ट टेंस को. तो पास्ट टेंस में शी वॉज स्लीपिंग, दे वर प्लेइंग, ये एग्जाम्पल्स हो गए. बी, बीइंग, बीन, ये है हमारी जनरल कंडीशंस. एंड देन बिकम, सीम, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, साउंड, स्मेल, रिमेन, ग्रो, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप एक बार रीड जरूर करें. और फिर आते हैं हमारे सामने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. There are
two main types of helping verbs, primary helping verbs and modal helping verbs. यानी कि हमारे पास दो तरीके के helping verbs होते हैं. पहले होते हैं primary helping verbs और दूसरे होते हैं हमारे modal helping verbs. तो पहले वाले क्या मतलब रखते हैं देखते हैं. Primary helping verbs. These verbs are used to express the tense of the main verb and can also form different aspects. यानी कि ये यूज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए टेंस हमारे मेन वर्ब का, और ये कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी फॉर्म करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. सो अली हैज बीन वर्किंग हियर फॉर अ मंथ. अली यहाँ पर एक महीने से काम कर रहा है. तो ये हमको उसके टेंस के बारे में बताता है कि वो कब से काम कर रहा है. एक महीने से काम कर रहा है. शौर्य वॉज ईटिंग डिनर व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड. तो शौर्य अपना डिनर कर रहा था जब उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं. देन डू यू नो हाउ टू गेट टू द थिएटर. क्या आपको पता है थिएटर तक कैसे पहुंचना है. फिर आते हैं हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स. ये कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं. मॉडल वर्ब्स प्रोवाइड एडिशनल मीनिंग टू द मेन वर्ब. यानी कि ये हमको एडिशनल मीनिंग बताते हैं हमारे मेन वर्ब का, इंडिकेटिंग एबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड मोर. यानी कि वो हमें इन सब बातों में हेल्प करता है. नाउ शी कैन डांस वेरी वेल. वो बहुत अच्छे से डांस कर सकती है. तो ये उसकी एबिलिटी शो करता है. यू मे लीव अर्ली टुडे. आज आप थोड़ा जल्दी जा सकते हो. ये शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को. इट माइट रेन टुडे. आज हो सकता है बारिश हो जाए. अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी. और ऐसे ही हमारे सामने आते हैं और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स और उनके फॉर्म्स. नाउ वील टॉक अबाउट रेगुलर वर्ब्स. मोस्ट वर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर रेगुलर वर्ब्स. ये रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर रेगुलर वर्ब्स ही यूज होते हैं. which means that the past simple and the past participle forms are created by simply adding ed, d or sometimes t to the end of the verb. यानी कि बहुत बार हम simple past या past participle which is थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बनाने के लिए सिर्फ ed, d या t ऐड करते हैं एंड में. जैसे कि he walked to the park. तो हमारा बेस वर्ड था वॉक. हमने उसमें ed ऐड करा है वर्कड बनाने के लिए. तो ये बन जाएगा हमारा एक रेगुलर वर्ब. वैसे ही they have finished their homework already. उन्होंने अपना होमवर्क ऑलरेडी खत्म कर लिया है. सो फिनिश्ड भी बना है हमारा वर्ड फिनिश से. वी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीकेंड. हमने लास्ट वीकेंड ही म्यूजियम देखा था. तो विजिट से बना है हमारा विजिटेड. हमने विजिट यानी कि बेस वर्ड को चेंज नहीं करा है. नाउ द एग्जाम्पल्स. हमारे बेस फॉर्म पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल के, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमिट, एडमिटेड एंड एडमिटेड. और ऐसे ही आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा बेस वर्ड कोई भी पार्ट में चेंज नहीं हो रहा है और हमेशा हमने सिर्फ उनके आगे ed, d या फिर t भी ऐड करा है.
तो अब इसी के बाद में आते हैं हम हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स पे। किस पे स्टूडेंट्स? इर्रेगुलर वर्ब्स पे। सो the irregular form of verbs refers to the verbs whose past simple or past participle forms do not contain ed or d at the end or in their suffix of that word। यानी कि इन वर्ड्स में हम d या ed ऐड नहीं करते हैं और ये हमारे बेस वर्ड को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि she swam in the pool, इसका बेस वर्ड होता है हमारा swim। तो हमारा swim से swimmed नहीं बना, ये हो गया swam। तो swam एक इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही चेंज हो गई है बेस वर्ड से। I ate lunch at 1 PM, तो मैंने दिन में 1 बजे खाना खाया था। ये 8 का हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है eat। She left the party early, तो left का भी बेस फॉर्म होता है स्टूडेंट्स leave। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि यहाँ पर इन तीनों वर्ड्स में जो बेस वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनके आगे हमने डी या ईडी ऐड नहीं करा है, इसलिए हम इसको इर्रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। become, became, became, begin, began, begun, break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, built। यहाँ पर इन सभी केसेस में हमने स्पेलिंग्स चेंज कर दिए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और अब वो पहले जैसा बेस वर्ड नहीं रहा है। और इसके और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको बुक में, जो मैं चाहूंगी कि आप एक बार गो थ्रू जरूर करें। फिर आते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स। A phrasal verb is a combination of a verb and a preposition or adverb resulting in a new verb with a different meaning। यानी कि हम जब कंबाइन करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक वर्ब का कोई प्रेपोजिशन एडवर्ब के साथ में, और इससे कुछ नया ही वर्ब बन जाता है जिसका बिल्कुल ही अलग मतलब होता है। The result is usually figurative, not the literal meaning of each individual word। यानी कि हम मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि उसके वर्ड से कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि The police are looking into it, यानी कि पुलिस रिसर्च कर रही है, ना कि लिटरली देख रही है। I was in shock when the result came in। came in यानी कि रिजल्ट चल के नहीं आ रहे हैं, जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो वर्ड्स को कंबाइन तो करा है, लेकिन कंबाइन करने के बाद ना तो हमने लुकिंग का मीनिंग देखा, ना इनटू का देखा। हमने इनका एक कंबाइंड मीनिंग देखा है जिसका कुछ और ही मतलब है। हम इसको फिगरेटिव फॉर्म में देखते हैं, लिटरल फॉर्म में नहीं। He ran out of money, क्या वो भाग गया पैसे लेके? No, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। He ran out of money। तो ये भी है हमारे एक फ्रेजल वर्ब। और ऐसे ही स्टूडेंट्स बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे वेक अप। वेक अप यानी कि आप सोना बंद कर दो। यहाँ पर हमने एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को साथ में लेकर आए हैं कुछ नया बनाने के लिए। टर्न ऑफ यानी कि कोई मशीन को रोकना। He turned off the lights। गिव अप, पिक अप, पुट ऑन, टेक ऑफ, रन इनटू, लुक आफ्टर, गेट अप, सेट अप, ब्रिंग अप। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स के। और स्टूडेंट्स, जब भी आप इनको यूज करते हैं आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लगती है। नाउ
Let's look at the exercises of this particular chapter. Underline the action verb in each sentence, then write T if it is transitive and I if it is intransitive. यानी कि आपको बताना है यहाँ पर एक्शन वर्ब हमारा कौन सा है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव. तो चलिए शुरू करते हैं. The dog chased the ball across the yard. तो जो डॉग है वो बॉल के पीछे भाग रहा था यार्ड में. तो यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ब है chased और ये बनेगा हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइंड है. Birds fly south during winter. Birds fly करते हैं towards south सर्दियों में क्योंकि वहाँ गर्मी हो जाती है. तो हमारा वर्ब है fly और ये है intransitive क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है. She wrote a letter to her grandmother. उसने अपनी ग्रैंडमदर को एक लेटर लिखा. सो हमारा wrote क्या बनेगा यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब. और इसी तरीके से आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी सॉल्व. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को. अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स in each sentence, then write P if it is a primary helping verb or M if it is a modal helping verb. हमको हर एक सेंटेंस में समझना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और फिर बताना है कि वो प्राइमरी है या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है. तो क्या आप रेडी हैं इसे अटेम्प्ट करने के लिए? यस. She is studying for her science test tonight. वो आज अपने साइंस टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रही है. So she is है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. You should finish your homework before dinner. आपको आपका होमवर्क डिनर से पहले ही खत्म कर लेना चाहिए. So यहाँ पर should बनेगा हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब. They have finished the project already. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म कर दिया है. So, have बनेगा हमारा एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट. Now, circle the linking verb in each sentence, then underline the subject and the subject complement. यानी कि the word that describes the subject. हमको यहाँ पर समझना है कि linking verb कौन सा है सेंटेंस में और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी. So she is a talented musician. यहाँ पर हमारा लिंकिंग वर्ड है is. सब्जेक्ट है हमारा she और डिस्क्रिप्शन है हमारी talented musician. The soup smells delicious. तो यहाँ पर हमारा लिंकिंग किसके बीच में है? लिंकिंग वर्ब है हमारा smells, सब्जेक्ट है soup और उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट है delicious. वैसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट और मुझे जरूर बताने हैं इनके आंसर्स. Now, identify whether the past tense verb in each sentence is regular or irregular. हमको बताना है यहाँ पर कि कौन सा वर्ब अपने रेगुलर फॉर्म में है और कौन सा इरेगुलर फॉर्म में. She walked to school yesterday. वो अपने स्कूल वॉक करके गई थी कल. So walked हमारा यहाँ पर वर्ब है. लेकिन स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर बेस वर्ड, बेस फॉर्म जो थी वॉक, क्या वो चेंज हुई? नहीं, हमने सिर्फ ईडी ऐड करा है. तो ये होगा एक रेगुलर वर्ब.
He ate breakfast at 7 a.m. स्टूडेंट्स यहाँ पर ईट थी मेरी बेस फॉर्म जो कि अब चेंज हो गई है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और ऐसे ही दे क्लीन द रूम आफ्टर द पार्टी, तो यहाँ पर क्लीन्ड में भी सिर्फ ईडी ऐड हुआ है, ये भी बनेगा मेरा एक रेगुलर वर्ब। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। नाउ अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब इन ईच सेंटेंस, then write a short definition of its meaning based on context। यानी कि हमको यहाँ पर समझना है कि इन सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब कौन सा है और उसका यहाँ पे मतलब क्या है। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लीविंग, जाने से पहले लाइट्स ऑफ कर दीजिए। सो यहाँ पर टर्न ऑफ है हमारा एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है to switch off an electrical या इलेक्ट्रिक डिवाइस। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ बोलते हैं। टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, टर्न ऑफ द लाइट, यानी कि आप इनको बंद कर दीजिए। The meeting was put off until next week, यानी कि मीटिंग हमारी पोस्टपोन हो गई थी। पुट ऑफ होना यानी कि पोस्टपोन होना। एनीथिंग दैट इज डिलेड हम लिख सकते हैं और an event getting delayed, कि ये अभी नहीं बाद में होगा। द कॉन्सर्ट वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स, कि कॉन्सर्ट हमारा आगे शिफ्ट हो गया था, पोस्टपोन हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए 5 भी अटेम्प्ट। फिर आपके सामने आएंगे कुछ ड्रिल एंड स्किल एक्सरसाइज एंड देन दैट इज ऑल। So, this was our entire chapter on verbs and I hope कि आप इन सब concepts को अच्छे से पढ़ेंगे और इन सब exercises को complete करेंगे, लेकिन मुझे वापस आके आंसर्स ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द और भी बहुत नए टॉपिक्स के साथ में। Till then, take care of yourself and bye bye.